Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. It's on page number 66. As we have read all the organelles present in both prokaryotic and eukaryotic cells, today we are going to differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. यूकरियोटिक सेल के तमाम पॉइंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि प्रोकरियोटिक के लेफ्ट हैंड साइड पे और यूकरियोटिक के राइट हैंड साइड पे मिलेंगे. स्टार्ट करते हैं. प्रोकरियोटिक सेल्स. न्यूक्लियस. सबसे पहले बात होती है न्यूक्लियस की. दे हैव नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ओनली डीएनए फ्लोट्स विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड. Let's suppose this is a prokaryotic cell. It doesn't have any nucleus, only DNA. Let's suppose this is a DNA. DNA floats in its cytoplasm. But when we are talking about eukaryotic cell, let's suppose this is a eukaryotic cell. It has a prominent nucleus, DNA and protein chromatin material, nuclear envelope. We have already read about all these points. Nuclear envelope, nucleoplasm, nucleoid, nuclear pores. जब आप ये लेक्चर सुनेंगे तो काइंडली ये तमाम जो हैं पॉइंट्स न्यूक्लियस के टॉपिक से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आप एक दफ़ा फिर से याद आ जाए. अच्छा, यहाँ पर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बीच में मौजूद होता है यूकरियोटिक सेल में. ऑर्गेनेलीज की तरफ चलते हैं. ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. किसी किस्म की कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट, ना प्लास्टिड्स, ना सेंट्रियोल्स, कोई भी नहीं, ना लाइजोसोम्स जो हमने सारी पढ़ी हैं. बट दे ऑल आर प्रेजेंट इन यूकरियोटिक सेल. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट जिस सच एज गोल्जी वेजिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इस तरह के ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वैक्यूल होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, डॉट्स. ठीक है, तमाम ऑर्गेनेलीज किस में मौजूद हैं? यूकरियोटिक सेल में. राइबोसोम्स की तरफ आते हैं. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज, बट यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर ऑफ लार्ज साइज. इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं. ठीक है, जब मैंने ऑर्गेनेलीज की बात कही है ना, एक एक्सेप्शनल है या वो राइबोसोम की जो है वो अगले पॉइंट में डिस्कस करती है. राइबोसोम ये डॉट जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इसका साइज़ छोटा होता है राइबोसोम्स का एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल. अब आ जाते हैं पूरे के पूरे साइज़ ऑफ अ सेल पे. क्या ये वाला पॉइंट, साइज़ ऑफ अ सेल. ये पूरा सेल और ये पूरा सेल, इन दोनों के साइजेस को हम डिस्कस करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉल, छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल इज़ लार्ज वन एंड इट इज़ 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट के सेल से 10 गुना ज़्यादा होता है. सेम इज़ द केस सेल वॉल. सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं. इन प्रोकैरियोट्स द सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या मौजूद होते हैं? बैक्टीरिया मौजूद होते हैं. प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया होते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास यूकैरियोट्स है राइट हैंड साइड पे. इसके अंदर हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स या फिर फंजाई होते हैं. सेल वॉल बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोट्स के केस में पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है. ठीक है, ये वर्ड हम सेल वॉल के टॉपिक में पढ़ चुके हैं. और जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो सेल वॉल प्लांट्स और फंजाई में मौजूद होती है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद ही नहीं होती, इसलिए एनिमल को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया. प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि फंजाई में सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है. ये वो तमाम केमिकल्स हैं जिससे हमारी जो है वो सेल वॉल मिलकर बनी होती है. यहाँ पे हमारा डिफरेंस हो गया है ख़त्म. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन. सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन के रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं. ठीक है, ह्यूमन बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी जो है वो 200 टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है. 200 टाइप ऑफ सेल्स यानी 200 किस्म के सेल्स मौजूद हैं. हर सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर सेल का फंक्शन डिफरेंट है. स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं साइज़, यानी वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है. शेप यानी उसकी शक्ल किस किस्म की है. एंड सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया कितना है. और अगली बात ये कि हमने देखना है कि उसका फंक्शन कितना है, कि क्या है, क्या क्या काम कर सकता है. इन तमाम चीज़ों को हमने रिलेट करना है इस टॉपिक में. सबसे पहले आ जाते हैं सेल स्ट्रक्चर की तरफ, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं. यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हर सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और उसका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर में साइज़ एंड शेप को डिस्कस करते हैं. साइज़ एंड शेप. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स का साइज़ और शेप हमें राउंड मिलेंगे. रेड ब्लड सेल्स इस तरह ओवल शेप राउंड से होते हैं.
जबकि नर्व्स, आपकी जो नर्व्स हैं जिससे आपके मैसेजेस जो हैं वो सेंड होते हैं, वो बहुत लंबी लंबी, फॉर एग्जांपल सर से लेकर पाँव की उंगली तक फैले हुए होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं। जाइलम, जाइलम जो है ये आपके एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में मौजूद होता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स जो हैं ये एनिमल्स में मौजूद होते हैं। जाइलम हमने सुना हुआ है, जाइलम पहले क्या काम करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल्स होती हैं, ट्यूब होती हैं और लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, जैसे हमारे स्ट्रॉज होते हैं ना, जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं, इस तरह के स्ट्रॉ होते हैं बहुत लंबे लंबे, दरख्त के ऊपर बिल्कुल ऊपर टॉप से लेकर नीचे रूट्स तक फैली हुई होती हैं, इतनी लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं। साइज़ एंड शेप देख लिया, साइज़ ये है राउंड है, ये लॉन्ग है, ये ट्यूब लाइक्स हैं, शेप भी देख ली है हमने इसकी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमें क्या बताता है? फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया रूट हेयर का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो है वो पौधा लगा हुआ है, अब नीचे इस पौधे की रूट्स हैं और इस रूट्स के साथ साथ काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें, इतना ऊपर पौधा बड़ा नहीं है जितनी इसकी गहरी और नीचे लंबी डीप रूट्स हैं। ये बेसिकली रूट्स हमें क्या बताती हैं कि सरफेस एरिया यानी बहुत ज़्यादा है, और आपका ये सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन से एब्ज़ॉर्ब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स एब्ज़ॉर्ब करके ऊपर इस पौधे को जो है वो देगा और ये पौधा बड़ा होता चला जाएगा। दिस इज़ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। और जितनी ज़्यादा हमारी रूट्स होंगी उतना ही अच्छा हमारा पौधा होगा, और जितनी कम रूट्स होंगी उतना ही पौधा जो है वो ग्रो करना कम कर देगा। नाउ कम्स टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज कम होती हैं और कुछ ज़्यादा होती हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल आपके सामने है, वो सेल जो सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, अपने अंदर से सिक्रीशंस निकाल रहे होते हैं, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही तो सारे के सारे राइबोसोम्स उनको पैक कर रहा होता है, उसके बाद गोल्जी में आते हैं, पैकेजिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है और वो सेल से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। यानी सिक्रीशंस जिस सेल में होंगी वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। फोटोसिंथेसिस जिस सेल में होगी उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा तो ही तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। एक सिंपल एग्जांपल इससे रिलेटेड दे देती हूँ कि हम नॉर्मल बंदे हैं और एक बॉडी बिल्डर है। मसल्स किसके ज़्यादा बहुत बड़े बड़े और मैसी होंगे, बल्कि होंगे? ऑब्वियसली एक बॉडी बिल्डर की, क्योंकि वो अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, वो रोज़ाना जिम जाता है। तो जो इंसान अपना ऑर्गन ज़्यादा यूज़ करेगा वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और जो कम यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करते, तो हमारे नॉर्मल बॉडी के मसल्स हैं। इसी तरह जो सेल्स ज़्यादा सिक्रीशंस करते हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ज़्यादा हो जाता है। जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर ख़त्म। अब चलते हैं सेल फंक्शन की तरफ, यानी सेल फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। और यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी कि हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ये नहीं है कि आपके हेयर सेल्स जो हैं वो आपके जो हैं वो आई सेल्स का काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपके जो टंग सेल्स हैं, यानी आपकी ज़ुबान की जो सेल्स हैं वो आपके नोज सेल्स का काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो रिजेंबल हो सकती है, लेकिन पूरे के पूरे फंक्शन कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा। अब आते हैं अपने बुक की एग्जांपल्स की तरफ। फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी, यहाँ पर सेल्स आपके कुछ दिए हुए हैं बुक में। मसल सेल्स, नर्व सेल्स, स्किन सेल्स, बोन सेल्स। मसल सेल्स क्या करते हैं? हम कोई भी चीज़, जैसे मैं ये अपना हाथ जो है वो मूव कर रही हूँ आपके सामने, दिस इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मसल सेल्स। मसल सेल्स कंट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, ये क्या है? मसल सेल्स का फंक्शन है। नर्व सेल्स, नर्व इम्पल्स, नर्व सेल्स क्या करते हैं? ये आपके मैसेज को, यानी इम्पल्स को मैसेज भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके मैसेज को ब्रेन को सेंड करेंगी कि ब्रेन को जाए और ब्रेन जो है वो उसके अगेंस्ट काम करे। स्किन सेल्स आपकी, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ की स्किन है, ये क्या करेगी? ये इसने मेरे अंदर के गोश्त को, मेरी हड्डियों को, मेरे ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन। फंक्शन क्या है स्किन का? प्रोटेक्शन। बोन सेल्स, अब मेरे हाथों के अंदर हड्डियाँ हैं, ये अल्लाह ताला ने क्यों रखी हैं? क्या फंक्शन है इसका? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम एंड कैल्शियम गिव्स सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये हड्डियाँ मेरी हैं, क्यों मेरा हाथ मूव कर रहा है? हड्डियाँ कैसे मूव कर रही हैं? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब हुई हुई है जो कि सपोर्ट कॉज कर रही हैं।
सेल फंक्शंस यहाँ पर हो गए ख़त्म। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 10 बनता है। यहाँ पर मैं आपको बुक के ज़रिए भी बता देती हूँ और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह के वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बुक पेज नंबर 66। ये हमने पूरे का पूरा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ ये पेज ख़त्म हो रहा है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसमें ये डिफरेंशिएट यानी बीच में लाइन लगाकर एक तरफ प्रोकैरियोट्स और एक तरफ यूकैरियोट्स लिखना है। यहाँ से लिख लीजिए, या तो यहाँ पे मैंने एक एडिशनल राइबोसोम की हेडिंग बनाई है, यहाँ से लिख लीजिए, या तो वरना मैं आपको इमेजेस जो है वो सेंड कर रही हूँ, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 67। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं करा चुकी हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। यहाँ से द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे हेडिंग सबसे पहले मेन हेडिंग आप निप कट मार्कर से देंगे सेल स्ट्रक्चर। यहाँ से लेकर लॉन्ग 10 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक लॉन्ग 10 ख़त्म हो रहा है। किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको आपकी पिक्चर्स यानी इमेजेस भेजूँगी कॉपी की, तो आप वहाँ से भी ये वहाँ से लिख सकते हैं आराम से। कुछ एडिशनल हेडिंग्स हैं जो कि मैंने आपकी ऐड कर दी हैं। बुक की भी इमेजेस भेजूँगी इंशाल्लाह और कॉपी की भी। लास्ट टॉपिक जो आज का रह गया है, सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल जो है वो मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ, सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। सेल बेसिकली क्या करता है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ सेल। वो क्या करता है, दूसरे सेलों से चीज़ें लेता है, चीज़ें यानी सब्सटेंसेस ले लेता है। अब उन सब्सटेंसेस के ज़रिए वो क्या काम करता है, अपने सेल के फंक्शन परफॉर्म करता है और अपने साइज़ को मेंटेन करता है, अपने आप को मेंटेन करता है। मेंटेनेंस के दौरान दो चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिज्म क्या है, रिएक्शंस हैं जो कि बॉडी में हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म हो गया, रिएक्शन हो गए, दो चीज़ें बनी, प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जो हैं मैं इसको PDTS लिख रही हूँ, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी के लिए, आपके सेल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जबकि नॉन प्रोडक्ट्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते। प्रोडक्ट्स क्या होता है, वो किसी और सेल को भी भेज देता है, अदर सेल्स को, कि तुम यूज़ कर लो अगर तुम्हारे उस सेल के पास बहुत ज़्यादा है। जबकि नॉन प्रोडक्ट्स को बॉडी से हमेशा एक्सक्रीट करने में ही भलाई है। मेरी बात समझ रहे हैं, एक सेल है, उसने बाहर से कुछ सब्सटेंसेस लिए और अपने आप को मेटाबोलाइज़ किया। मेटाबोलाइज़ मतलब रिएक्शंस की अंदर, रिएक्शंस के ज़रिए दो चीज़ें बनी, प्रोडक्ट्स एंड नॉन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बहुत यूज़फुल होते हैं मेटाबॉलिज्म के, वो उसने अपने पास रखे, यूटिलाइज़ किए, लेकिन फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए, उसने अदर सेल्स को सेंड कर दिए कि भाई तुम भी यूज़ कर लो। अब नॉन प्रोडक्ट्स, वेस्ट तो वैसे ही हमारे लिए बहुत ख़राब होता है, उसने क्या किया, उन नॉन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करना है, तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर से ये बाहर निकाल देगा और आपका जो सारा का सारा नॉन प्रोडक्ट है, जो वेस्ट है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसलिए हम सेल को एक ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम यानी कोई भी चीज़ अंदर आ रही है और कोई भी चीज़ बाहर जा रही है, लेकिन हर चीज़ नहीं, जो सेल को चाहिए सिर्फ वो। इसलिए हम कहते हैं कि सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। ये पॉइंट्स 1 2 3 1 आई थिंक ये 2 है, हाँ 2 3 4 ये हेडिंग्स हैं बेसिकली, ठीक है। इट टेक्स सब्सटेंसेस, सब्सटेंस लेगा, परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस, अपना प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेगा, यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स यूटिलाइज़ करेगा या फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा, एंड बाय प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टोर करेगा, या तो स्टोर कर लेगा थोड़ी देर के लिए या फिर एक्सक्रीट आउट कर लेगा। और थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं, ज़्यादा देर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर नहीं कर सकते। ये आपका एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आज बेसिकली होमवर्क लॉन्ग 10 और लॉन्ग 11 ही है। अब आ जाते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ जो कि मैंने आपसे पिछले टॉपिक में पूछा था, जो कि पेज नंबर 65 पे था। वो आ जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो आ जाते हैं अपने पेज नंबर 65 की तरफ। दिस इज़ योर पेज नंबर 65, दिस इज़ द आंसर क्वेश्चन। लेट्स थिंक, व्हाट कैन हैपन व्हेन अ लाइसोसोम बर्स्ट इनसाइड अ सेल एंड ऑल इट्स एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द सेल साइटोप्लाज्म। अगर एक लाइसोसोम जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फट जाए साइटोप्लाज्म के अंदर, तो क्या होगा? आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन इट हैपन्स सेल डाइज। सेल पूरे का पूरा मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? इट विल डाइजेस्ट होल सेल अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ऑर्गेनेलीज कॉजिंग सेल डेथ। यानी वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ आपके वैक्यूल को ही जो है वो डाइजेस्ट नहीं करते। अगर वो फट जाएगा तो सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे। बाहर तो गोल्जी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, सेंट्रियोल है, उसके बाद प्लास्टिड्स हैं, वो उन सब को डाइजेस्ट करेगा
और उसके बाद आपका सेल ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि कोई ऑर्गेनेली बचेगा ही नहीं। तो आपका आंसर ये था, सेल डाइज। आंसर इंशाल्लाह आई थिंक समझ आ गया होगा। और यहीं पर हमारा जो है वो भी टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।